नमस्कार रिल साथियों, आपका स्वागत है आज के वीडियो में। दोस्तों, ये जो वीडियो है हमारा सेकंड पार्ट है। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट जो है अपलोड कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने 1 से लेकर 56 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे और 56 के बाद 56 के बाद जो क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और हम 100 तक इस वीडियो में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाता है। क्योंकि हम हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं, जितना हो सके उसमें उतना बताते हैं, ताकि आपके जो टॉपिक है यहीं क्लियर हो जाए और आप अच्छे से अच्छे मार्क जो है ऑब्टेन कर सको, एग्ज़ाम में गेन कर सको। तो दोस्तों, हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि बोनस भुगतान अधिनियम कब लागू किया गया था। तो दोस्तों, जो ये बोनस भुगतान अधिनियम है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट वाज इंट्रोड्यूस, दोस्तों ये हुआ था 65 में, 1965 ये हमारा हो जाएगा, 1965 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और एक बात देखना कि ये नियम कहाँ लागू होता है, जहाँ पे 20 या 20 से अधिक एम्प्लॉय काम करते हैं, 20 या 20 से अधिक एम्प्लॉय काम करते हैं, वहाँ पे ये पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट लागू होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट को चलते हैं। क्या बोल रहा है ये, पीएलबी में पी क्या है, व्हाट इज़ पी इन पीएलबी। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे पीएलबी की फुल फॉर्म मालूम होनी चाहिए कि पीएलबी का मतलब क्या है। तो पी एल बी, दोस्तों यहाँ पी से हो जाता है प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी, एल से लिंक्ड और बी से बोनस। ठीक है दोस्तों, पीएलबी का मतलब होता है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस। तो हमारा जो पी का मतलब है वो है प्रोडक्टिविटी। देखते हैं ऑप्शन में क्या दोस्तों। ऑप्शन में हमें दिया प्रोडक्शन, तो ये गलत हो जाएगा। परफॉर्मेंस, ये भी गलत हो जाएगा। प्रमोशन, ये भी गलत हो जाएगा। जब तीनों ही नहीं है दोस्तों, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो डी हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। न्यायाधिकरण निम्नलिखित परिस्थितियों में D&R के निर्णय की समीक्षा कर सकते हैं। मतलब कि डिसिप्लिन अपील रूल के अंदर कोई निर्णय लिया गया है तो उसकी समीक्षा कब कर सकते हैं, उसी के बारे में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है कि प्रक्रियागत चूक के कारण, मतलब कोई प्रक्रिया हो रही है उसमें कोई चूक हो जाए और चूक हो जाए फिर भी कोई निर्णय को ले लिया गया हो, तो उस चूक की वजह से हम इसकी समीक्षा कर सकते हैं वापस से। तो ये सही बात है दोस्तों। दूसरा, जब प्राकृतिक न्याय के कानून का उल्लंघन किया गया हो, अगर दोस्तों जब न्याय में कानून का उल्लंघन किया गया है तो उसकी समीक्षा वापस से की जाएगी, तो ये भी सही है। और तीसरा क्या दोस्तों, थर्ड सी हमारा क्या बोल रहा है कि दी गई सजा किए गए अपराध के अनुपात से अधिक हो। तो दोस्तों इसमें भी समीक्षा करेंगे कि भाई अपराध तो कम था पर उसको सजा ज़्यादा दे दी है, तो उस केस में भी क्या करेंगे, समीक्षा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, उपरोक्त सभी, तीनों ही ठीक है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 60, ये क्या बोल रहा है, प्रत्यक्ष अवकाश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको कि सही है और सही नहीं है के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो यहाँ पूछ रहा है कि सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है कि सही नहीं पूछा गया है। अब इसमें दोस्तों क्या पूछा हमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट पेरेंटल लीव या पैटर्निटी लीव। ठीक है दोस्तों, अब तो दोस्तों इससे पहले हम इसके बारे में कुछ बातें पता कर लेते हैं। जैसे कि जो पेरेंटल लीव है, प्रत्यक्ष अवकाश है, वो दोस्तों हमारा स्टार्ट हुआ था 1997 में, 1997 में स्टार्ट हुआ था। अगर पूछा जाए कि भाई पेरेंटल लीव किस सन में स्टार्ट की गई थी, तो वो 1997 में, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों,
ये कितने दिन के ले सकते हैं? तो दोस्तों ये 15 दिन के ले सकते हैं, 15 डेज के ले सकते हैं। ठीक है, ये बच्चे के जन्म के 15 दिन पहले और अप टू 6 मंथ, 6 मंथ तक ले सकते हैं। अगर 6 मंथ में आपने वो ये लीव नहीं ली, पेरेंटल लीव नहीं ली, तो दोस्तों फिर वो रद्द हो जाएगी, वो आप दोबारा नहीं ले सकते हो। तो आपको 6 मंथ के अंदर लेनी है और बच्चे के जन्म से 15 दिन पहले भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये दो चाइल्ड पर दी जाती है, जो एल्डर चाइल्ड होते हैं बड़े, उनके लिए दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम हमारे ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या बोल रहे हैं कि इसे किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ जोड़ सकते हैं। हाँ दोस्तों, इसे किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ जोड़ सकते हैं। मतलब कि जो पीएल है, पेरेंटल लीव है, उसके साथ आप एलएपी भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हाँ जोड़ सकते हैं, सही है। ये 15 दिन का अवकाश होता है, बिल्कुल सही बात है, ये 15 दिन के लिए होता है। इसका लाभ केवल बच्चे के जन्म के बाद लिया जाता है। नहीं दोस्तों, यही गलत है जो हमसे पूछा गया है, क्योंकि बच्चे के जन्म के 15 दिन पहले भी ले सकते हैं और जन्म के 6 महीने तक ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा आंसर है सी। कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो सी सही नहीं है, क्योंकि 15 दिन पहले भी ले सकते हैं और 6 महीने तक ले सकते हैं। और नेक्स्ट क्या दोस्तों, इसमें डी, इसका लाभ केवल एक बार लिया सकता है। हाँ, तो एक बच्चे के लिए एक बार लेंगे, 2 बच्चे के लिए फिर एक बार और लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा 60 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट दोस्तों क्या पूछ रहा है ये कि पीएल नंबर किससे संबंधित है। यहाँ दोस्तों ये पूछ रहा है पीएल नंबर से ये किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये स्टॉक आइटम्स और नॉन स्टॉक आइटम्स दोनों से ही संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से दोनों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये, एसीसी का पूर्ण रूप क्या है। यहाँ पे दोस्तों फुल फॉर्म पूछ लिया, और रेलवे में काफ़ी ज़्यादा डिपार्टमेंटल एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी जाती है, 3-4 तो मिनिमम पूछी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पूछ रहा है कि एसीसी का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों ये ए से हो जाएगा एवरेज, एवरेज यहाँ एवरेज है, और नेक्स्ट ए से हो जाएगा एनुअल, और सी से हो जाएगा कंजप्शन। तो ये हो जाएगा हमारा एवरेज एनुअल कंजप्शन, यही एसीसी के फुल फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, देखिए दोस्तों फिर एक बार फुल फॉर्म पूछ लिए, एक यहाँ पूछी थी फुल फॉर्म और एक यहाँ पर भी पूछ लिए। यहाँ क्या पूछ रहा है, IREPS का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म ऑफ IREPS। दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन रेलवे, ई से ई, पी से हो जाएगा प्रोक्योरमेंट, एस से हो जाएगा सिस्टम। इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम। तो दोस्तों ये हमारा सी आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों हमेशा याद रखना कि पूछा गया सही नहीं है, सही है, इसमें एक बार आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, वरना आप गलत आंसर लगा दोगे। ठीक है दोस्तों, अभी क्या पूछा, संघ के रूप में खुद को पंजीकृत करने के लिए न्यूनतम 10 सदस्यों की आवश्यकता होती है। बी क्या है, PNM की स्थापना श्री वीवी गिरी ने की थी। पंजीकृत संघ का नाम बदलने के लिए कुल सदस्यों की 2/3 की सहमति आवश्यक है। SC/ST एसोसिएशन के अधिकतम 20 सदस्यों को भाग स्तर पर अनौपचारिक बैठक में भाग लेने की अनुमति है। दोस्तों यहाँ जो सवाल पूछे गए वो संघ और PNM से पूछे गए हैं इसमें, तो आपको थोड़ा सा मैं इसमें बता देता हूँ कि जो PNM है, PNM है, PNM, इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है एग्जाम में। तो P से हो जाएगा दोस्तों परमानेंट, P से हो जाएगा परमानेंट, N से हो जाएगा नेगोशिएटिंग, M से हो जाएगा मशीनरी। परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी, परमानेंट नेगोशिएटिंग, NEGO नेगोशिएटिंग, TIATING नेगोशिएटिंग मशीनरी।
ERY। ठीक है दोस्तों, परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद कुछ और बातें इसमें पता होनी चाहिए कि इसकी जो PNM है, इसकी जो शुरुआत की गई थी वो करी थी वीवी गिरी ने। वी गिरी ने कब करी थी? 1 जनवरी 1952 में, 1952 में इसकी शुरुआत करी थी। ठीक है दोस्तों, और इसकी जो बैठकें होती है वो 3 स्तर पर होती है। पहली हो दोस्तों डिवीजन लेवल पे, दूसरी जोन लेवल पे, और तीसरी रेलवे बोर्ड लेवल पे। ठीक है दोस्तों, अगर डिवीजन जोन की बात की जाए, डिवीजन की बात की जाए तो ये जो है साल में 6 बार होती है। ठीक है दोस्तों, ये साल में 6 बार होती है, यानी कि 1 महीने में 2 महीने में एक बार, 2 मंथ में एक बार। ठीक है दोस्तों, और जोन की बात की जाए दोस्तों तो ये साल में 4 बार होती है, यानी कि 3 महीने में एक बार। और रेलवे बोर्ड स्तर की बात की जाए तो ये साल में 2 बार होती है, यानी कि 6 महीने में एक बार। अब बात करें दोस्तों कि इनके अध्यक्ष कौन होते हैं, सचिव कौन होते हैं, तो दोस्तों DRM डिवीजन लेवल की बात की जाए, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएंगे हमारे DRM साहब अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, और सचिव की बात की जाए तो वो हो जाएंगे हमारे सीनियर DPO, सीनियर DPO साहब। ठीक है दोस्तों, ये डिवीजन की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसके अध्यक्ष तो हो जाएंगे हमारे DRM साहब, और जो सचिव है वो सीनियर DPO हो जाएंगे। अब बात करें दोस्तों जोन के हेडक्वार्टर लेवल पे, जोन लेवल पे, तो यहाँ पे दोस्तों हमारे GM साहब तो हो जाएंगे इसके अध्यक्ष, और जो हमारे PCPO साहब हैं, PCPO साहब वो हो जाएंगे इसके सचिव। अब रेलवे बोर्ड की बात की जाए तो इसमें दोस्तों हमारे CRB साहब हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। और जो सचिव है इसके वो कौन होंगे? वो होंगे डिप्टी डायरेक्टर ऑफ रेलवे बोर्ड, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ रेलवे बोर्ड। ठीक है दोस्तों, तो आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए कि भाई जो PNM है, PNM है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी होती है। ये वीवी गिरी साहब लेकर आए थे, और कब लाए थे? 1 जनवरी 1952 में। ये 3 स्तर पे की जाती है, मंडल स्तर पे, ये डिवीजन लेवल पे, और क्षेत्रीय मतलब जोन लेवल पे, और रेलवे बोर्ड स्तर पे। अगर डिवीजन की बात की जाए तो मंडल स्तर पे ये 6 बार होती है साल में, यानी कि 2 महीने में एक बार। जोन की बात की जाए तो ये होती है साल में 4 बार, यानी कि 3 महीने में एक बार। और बात कर जाएगा रेलवे बोर्ड स्तर पे तो ये 2 बार होती है साल में, यानी कि 6 महीने में एक बार। इसके जो अध्यक्ष होते हैं मंडल लेवल पे वो होते हैं हमारे DRM साहब, सचिव होते हैं सीनियर DPO, जोन में हमारे GM साहब और PCP साहब, और रेलवे बोर्ड में चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड अध्यक्ष होते हैं, और सचिव साहब होते हैं हमारे डिप्टी डायरेक्टर ऑफ रेलवे बोर्ड। ठीक है दोस्तों, ये कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए थी, मैं आपको क्लियर कर दिया यहाँ पे। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है एक बार उस पर चलते हैं। थोड़ा मैं इसको मिटा देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा इसमें लिख दिया है मैंने। ठीक है दोस्तों, फिर हम इसके ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन क्या है। तो हमसे पूछा क्या है कि कौन सा कथन सही नहीं है? संघ के रूप में खुद को पंजीकृत करने के लिए सदस्यों की संख्या संख्या 10 होती है। नहीं दोस्तों, ये गलत है, संख्या 7 होती है, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्या है कि PNM के जो स्थापना है वो श्री वीवी गिरी ने की थी, ये सही बात है। और पंजीकृत संघ का नाम बदलने के लिए कुल 2/3 मतों की सहमति होती है, ये भी सही बात है। SC/ST एसोसिएशन के अधिकतम 20 सदस्यों को संभाग स्तर पर अनौपचारिक बैठक में भाग लेने की अनुमति है,
ये भी सही बात है। तो दोस्तों देखिए, जो ऑप्शन ए है वो गलत है, बी सही है, सी सही है और डी भी सही है। तो हमसे इसने पूछा सही नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, ये सही नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 65। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या पूछ रहा है ये कि जो ECA है, ECA के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों आपको पहले तो पता होना चाहिए कि ECA की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो जो ECA की फुल फॉर्म होती है वो होती है एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट। ठीक है दोस्तों, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, और ये आया था कब, 1923 में। ठीक है दोस्तों, ये बात क्लियर हुई। इसके बाद दोस्तों क्या कि इसमें क्या होता है, अगर किसी कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो उसको कंपनसेट अमाउंट दिया जाता है। वो कितना होता है दोस्तों, वो होता है 50%, 50% ऑफ उसकी सैलरी जो होती है उसका, इनटू उसका एज फैक्टर। ठीक है दोस्तों, ये कब, डेथ के केस में। अगर कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, हाथ कट गया, पैर कट गया, तो उस केस में क्या दोस्तों, ये जो होता है 60% हो जाता है प्लस एज फैक्टर। ठीक है दोस्तों, और इसमें क्या होता है कि अगर जितनी ज़्यादा एज होगी उतना ही अमाउंट कम मिलेगा। ये बात ध्यान रखना दोस्तों कि अगर एज ज़्यादा होगी तो अमाउंट कम मिलेगा, एज कम होगी यानी कि हम इसको समझ सकते हैं कि अगर कम उम्र में किसी कर्मचारी की डेथ हो रही है तो उससे ज़्यादा अमाउंट मिलेगा, और ज़्यादा उम्र में हो रही है तो उससे कम अमाउंट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हम इसमें ठीक है दोस्तों, देखते हैं आगे और जो पूछेगा उसके बारे में बताएंगे। अब ये क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है ये। ठीक है दोस्तों, तो हमसे पूछा था ये कि ECA के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला क्या बोल रहा है दोस्तों कि वर्ष 2010 में WCA का नाम बदलकर ECA कर दिया। दोस्तों सही बात है कि 2010 से पहले क्या था, ये था वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। वर्कमैन, W सोच रहा है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। ठीक है दोस्तों, और 2010 में इसको चेंज करके एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट कर दिया। तो ये सही है दोस्तों। दुर्घटना के परिणाम स्वरूप मृत्यु होने पर मुआवजा की गणना औसत मासिक वेतन का 50% लिया जाता है। तो सही बात है, जब मृत्यु के केस में ये 50% लिया जाता है, तो ये भी सही है। कर्मचारी की आय जितनी अधिक होगी मुआवजे की राशि उतनी कम होगी। सही बात है, हमने आपको बताया था कि भी इसमें एज फैक्टर भी मल्टीप्लाई होता है, तो जितनी ज़्यादा एज होगी मुआवजा उतना ज़्यादा कम मिलेगा। तो ये भी सही है। सभी स्रोतों से मुआवजे की एक मुक्त राशि देने के लिए 25 लाख रुपए की सीमा है। कि कैसे भी डेथ हो या कुछ भी केस हो, सभी केसों 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये डी नंबर का ऑप्शन ये बोल रहा है दोस्तों, ये गलत है, ऐसा नहीं है। इसमें दोस्तों अलग अलग केस होते हैं। जैसे कि अगर किसी की ऑन ड्यूटी मृत्यु होती है, ठीक है दोस्तों, तो उसको 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। ऑन ड्यूटी अगर किसी की कर्मचारी की मृत्यु जाती है तो उसे 25 लाख दिए जाते हैं काम के दौरान। ठीक है दोस्तों, पहला केस तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा केस क्या है दोस्तों, अगर कर्मचारी अपने काम पे है और कुछ उग्रवादी या आतंकवादी ने हमला कर दिया, अगर उस केस में उसकी मृत्यु होती है तो भी उस केस में 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। पहला तो ऑन ड्यूटी मर रहा है किसी भी वजह से, करंट से या कुछ गिर जाए सर पे, किसी भी तरह से मशीन पे काम करते हुए मृत्यु हो जाए, तो उस केस में 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगर
काम के दौरान कोई उग्रवादियों ने हमला कर दिया या आतंकवादियों ने हमला कर दिया, उस केस में मृत्यु हो जाए तो भी 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। तीसरा दोस्तों क्या है कि जो कर्मचारी ऐसी जगह पे काम करता है जहाँ पे मतलब कठिनाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कठिनाई ऊंचे क्षेत्र वाले स्थान या कठिनाई क्षेत्र वाले स्थान, वो वहाँ पे काम करता है और अगर वहाँ पे उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस केस में दोस्तों क्या होता है कि 35 लाख दिए जाते हैं, 35 लाख दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा तीसरा केस। चौथा केस क्या है दोस्तों, अगर जैसे युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति में दुश्मन के द्वारा मृत्यु हो जाती है कि भाई रेलवे एम्प्लॉय है या कोई कर्मचारी है और वो युद्ध की स्थिति में है या उसके आसपास में, वहाँ पे दुश्मन के द्वारा उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस केस में दोस्तों 40 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उस केस में 40 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो हमने चारों केस पढ़ लिए हैं। पहला केस है कि ऑन ड्यूटी अगर मृत्यु होती है तो 25 लाख रुपए, अगर ऑन ड्यूटी पे है और कोई आतंकवादी या उग्रवादी हमला कर दे तो 25 लाख रुपए। तीसरा, अगर वो कर्मचारी ऐसी जगह पे काम करता है जहाँ पे कि कठिनाई बहुत ज़्यादा है या बहुत ही ऊंचे स्थान पे काम करता है, ऊंची हाइट वाले स्थान पे काम करता है, तो उस कठिनाई की वजह से उसको अगर उसकी ऑन ड्यूटी मृत्यु होती है तो उसमें उसको 35 लाख यानी कि 35 लाख रुपये दिए जाएंगे। अगर युद्ध की स्थिति में, युद्ध जैसी स्थिति में कर्मचारी की मृत्यु होती है तो उस केस में 40 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ बातें जो हमने इसके बारे में आपको पता नहीं थी और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 66। ये क्या बोल रहा है कि अवकाश नियम निम्नलिखित में से किस तिथि को या उसके बाद नियुक्त रेलवे कर्मचारियों पर लागू होंगे। तो दोस्तों ये पूछ रहा है कि लीव रूल कब से लागू हुआ, लीव रूल जो है कब से लागू हुआ। तो दोस्तों वो हुआ था हमारा 1 फरवरी 1949 से। दोस्तों 1 फरवरी 1949 से हमारा ये लागू हुआ था। तो ठीक है दोस्तों, जो अपना लीव रूल है वो कब से लागू हुआ था, वो हुआ था हमारा 1 फरवरी 1949 से। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। ये क्या पूछ रहा है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था। राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट पास इन। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हुआ था 2016 में, ये हमारा 2016 में लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों, 2016 में हमारा ये लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। चिकित्सा प्रमाण पत्र पर दी गई असाधारण छुट्टियां, जिसको बोलते हैं EOL, को पूर्णव्यापी रूप में निम्नलिखित में से किस छुट्टी में परिवर्तित किया जा सकता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। दोस्तों के पास की फुल फॉर्म पूछ सकता है कि EOL की फुल फॉर्म क्या है, तो वह है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। ग्रांटेड ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट में बी कन्वर्टेड retrospectively into which of the following leave। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारा EOL है वो LND के साथ हो सकता है दोस्तों, तो हमारा हो जाएगा आंसर बी LND। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है दोस्तों 69। इसमें क्या पूछ रहा है कि IREC वॉल्यूम 1 का निम्नलिखित में से कौन सा अध्याय अवकाश नियम से संबंधित है। तो दोस्तों जो ये IREC है, इसकी आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। पहला तो इसको बोलते हैं इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड, और एक होता है IREM। तो उसमें जो M होता है वो होता है मैनुअल। ठीक है दोस्तों, ये दो पूछे जाता है, एक तो IREC और एक होता है IREM। इन दो की अक्सर फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो यहाँ पे हमारी जो बात चल रही है वो चल रही है दोस्तों IREC वॉल्यूम 1 की। तो दोस्तों इसमें
कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो अक्सर एग्जाम पूछ जाते हैं, मैं उसके बारे में बताता हूँ। जैसे कि चैप्टर 1, ठीक है दोस्तों, ये होता है जनरल के लिए, जनरल, ये जनरल चैप्टर होता है। इसके अलावा दोस्तों चैप्टर 3 की बात की जाए, ये भी पूछता है। ये क्या है? टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा हमसे पूछ लेता है कि जो 5 है वो क्या है? दोस्तों लीव के लिए, वो लीव रूल के लिए, ठीक है दोस्तों। हमारा 6 पूछ लेता है, चैप्टर 6 कौन सा है? तो दोस्तों वो हो जाएगा मेडिकल अटेंडेंस मेडिकल अटेंडेंस और एंड ट्रीटमेंट रूल, ट्रीटमेंट रूल, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा हमसे पूछ लेता है कि चैप्टर 8 क्या है, 8 के बारे में पूछ लेता है। तो हो जाएगा स्टाफ बेनिफिट फंड, ठीक है दोस्तों। चैप्टर 8 का हो जाएगा स्टाफ बेनिफिट फंड। चैप्टर 9 की पूछ लेगा, 9 क्या है? तो दोस्तों चैप्टर 9 हो जाएगा प्रोविडेंट फंड रूल, प्रोविडेंट फंड रूल, ये चैप्टर 9 में होता है। आपसे चैप्टर 10 पूछ लेगा कि 10 में क्या आता है? दोस्तों वो हो जाएगा हमारा स्टेट रेलवे ग्रेजुएटी रूल, SRGR, स्टेट रेलवे ग्रेजुएटी रूल, ये चैप्टर 10 में पूछ लेता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने बात करी है IREC के चैप्टर के बारे में। हमारा जो 1 है वो हो जाएगा जनरल रूल के लिए, ठीक है। 3 हो जाएगा हमारा टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, 5 हो जाएगा हमारा लीव रूल के लिए, 6 हो जाएगा हमारा मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट रूल के लिए। इसके बाद दोस्तों हमारा 8 हो जाएगा स्टाफ बेनिफिट फंड के लिए, 9 हो जाएगा हमारा प्रोविडेंट फंड रूल के लिए, और 10 हो जाएगा हमारा SRGR, स्टेट रेलवे ग्रेजुएटी रूल के लिए। तो यहाँ हमसे इससे क्या पूछा है कि अवकाश यानी लीव के लिए पूछा है। दोस्तों हमारा हो जाएगा चैप्टर 5, अध्याय 5, ठीक है दोस्तों। इसने हमसे पूछा है लीव रूल के लिए, तो हो जाएगा चैप्टर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा? अवकाश नियमों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये पूछ रहा है कि अवकाश नियमों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है दोस्तों। हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला अपना A नंबर का क्या है? ये अस्थायी रेलवे कर्मचारियों पर लागू होता है जिसने 5 वर्ष तक नित्य सेवा कर ली हो। दोस्तों ये अस्थायी पर लागू नहीं होता है, तो ये हमारा गलत है। किसी भी रेलवे कर्मचारी को लगातार 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए किसी भी प्रकार की छुट्टी नहीं दी जा सकती। सही बात दोस्तों, मैक्सिमम जो लीव मिलती है वो 5 ईयर्स तक ही मिल सकती है, 5 ईयर्स का मैक्सिमम है, ठीक है दोस्तों। छुट्टी पर गया रेलवे कर्मचारी छुट्टी स्वीकृत करने वाले अधिकारी की अनुमति के बिना छुट्टी अवधि की समाप्ति से पहले ड्यूटी पर नहीं लौट सकता। ये भी सही बात है दोस्तों कि आप जब लीव से आते हैं तो आपको आपके अथॉरिटी के पास जाना पड़ता है और उसको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है कि भाई मैं लीव से आ गया हूँ, मुझे ड्यूटी दीजिए। तो ये भी सही है, आपको रिपोर्ट करना पड़ता है। सिंपल भाषा में बोलते हैं उसको रिपोर्ट करना पड़ता है आपको आपके अथॉरिटी के सामने, लास्ट के अप्रोक्स भी। तो ये तो गलत है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो जाएगा A, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? औसत वेतन पर अवकाश के नकदीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों वापस से क्या पूछ रहा है? ये सही नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो हमें देखना है कि भाई जो LAP है हमारी, जो हमारी LAP है जो हमारी LAP है, LAP की बात चल रही है,
और उसके नकदीकरण की बात चल रही है। दोस्तों रेलवे के अंदर जो LAP हमें मिलती है उससे हम बेच भी सकते हैं रेलवे को, और उससे हमें पैसे मिलते हैं। तो उसी के बारे में कुछ पॉइंट दिए गए हैं और ये पूछा है कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम LAP को बेच सकते हैं, ठीक है ना, उसका नकदीकरण करा सकते हैं। उसका नकदीकरण कराने के लिए कम से कम आपके पास 40 होनी चाहिए, 40 LAP होनी चाहिए आपके पास इनकेशमेंट यानी कि नकदीकरण कराने के लिए। तब जाके आप 10 का करा सकते हैं इनकेशमेंट। मैक्सिमम हम जो लीव सेल कर सकते हैं वो 10 कर सकते हैं, 10 से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। और एक बार आपने अगर लीव सेल कर दी है तो 2 साल के गैप के बाद ही आप दोबारा 10 लीव को सेल कर सकते हैं। तो 2 साल का अंतर कम से कम चाहिए होता है। और टोटल हम पूरी सेवा के अंदर 60 LAP को बेच सकते हैं, ठीक है दोस्तों। पूरी सेवा काल के अंदर 60 LAP को बेच सकते हैं, उसका नकदीकरण करा सकते हैं। और जो नकदीकरण में जो अमाउंट मिलता है वो बेसिक और DA, बेसिक प्लस DA का मिलता है, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा नहीं मिलता हमें, ठीक है दोस्तों। अगर हमने 10 लीव बेची है तो हमें जो उसका अमाउंट मिलेगा वो बेसिक प्लस DA के बराबर मिलेगा। बेसिक प्लस DA से उसको निकाला जाएगा, इसके अलावा और कोई सा भी जो भत्ता है वो काउंट नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। इसके अब हम इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। इसके ऑप्शन क्या कहते रखें कि नकदीकरण के लिए LAP की कोई उपलब्ध शेष राशि की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों ये गलत है, कम से कम 40 होना चाहिए, तभी आप 10 बेच सकते हैं। मिनिमम 30 आपके अकाउंट में रहनी चाहिए, उसके ऊपर जब बढ़ेगी तो आप 40 जब हो जाएगी 10 बेच सकते हैं। तो ये हमारा पहला ऑप्शन ही गलत है, ठीक है दोस्तों। और तो ये क्या बोल रहा है कि कोई शेष राशि की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसा नहीं है, 40 होगी तभी आप 10 बेच सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्या, संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान नकदीकरण की गई कुल छुट्टी 60 दिनों से अधिक नहीं हो सकती। बिल्कुल सही बात है, हम 60 दिनों के LAP का ही नकदीकरण करा सकते हैं, इससे ज़्यादा का नहीं करा सकते। LAP को 10 दिनों तक नकदीकरण कराने की अनुमति होगी, सही बात है, एक बार में हम 10 का ही करा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम एक बार में पूरी 60 का करा लें, एक बार में हम 10 का ही करा सकते हैं। कोई मकान किराया भत्ता या परिवहन भत्ता दे नहीं है, बिल्कुल सही बात है, नहीं है। ओनली बेसिक प्लस DA ही काउंट किया जाता है इसके लिए। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इसमें हो जाएगा आंसर A, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 72, ये क्या बोला दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ इसने फिर हमें एक ऑप्शन दे दिया, इसमें पूछ रहा है कि सही नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब ये क्या बोल रहा है कि विधवा बहन को, अब जो बहन है वो कैसी है, विधवा है। यहाँ पे ये बात करना कि विधवा बहन को आश्रित के रूप में विशेष अधिकार पास में शामिल किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है, कर सकते हैं। चिकित्सा आधार पर उच्च ग्रेड पास जारी किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात दोस्तों, किया जा सकता है। अगर कोई रेलवे कर्मचारी है और वो बीमार है तो, और ट्रेवल में उसको परेशानी आ सकती है तो उसके लिए उसको उच्च ग्रेड का पास दिया जा सकता है, सही बात है। PTO के आधे सेट की वैधता 6 महीने होती है, नहीं ये गलत है दोस्तों, 6 महीने नहीं होती है। और लास्ट क्या है D, अवैध बेटी को विशेष अधिकार पास में शामिल किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। तो ये पूछा कौन सा सही नहीं है, तो हमारा जो ऑप्शन C है वो सही नहीं है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा 73, सार्वजनिक सेवा में हड़ताल पर जाने से पहले कितने दिन सप्ताह पहले सूचना दी जानी चाहिए। दोस्तों जब सार्वजनिक सेवा मतलब पब्लिक जो सर्विसेज होती है उसमें अगर कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं तो उनको मिनिमम 45 डेज पहले सूचना देनी पड़ती है, या फिर 6 वीक पहले सूचना देनी पड़ती है।
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर ए 6 वीक्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं हम। निम्नलिखित का मिलान करें और सही विकल्प चुनें। दोस्तों यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हमें और हमें उसको मिलान करना है। ठीक है दोस्तों, इसमें आप देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि जब 30 कर्मचारी होते हैं तो उसमें क्रिच की सुविधा देनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, अगर 150 कर्मचारी है तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि फर्स्ट एड बॉक्स, प्राथमिक फर्स्ट एड बॉक्स वो दिया जाता है। अगर 250 कर्मचारी है तो कैंटीन दी जाती है। अगर 500 कर्मचारी है तो वेलफेयर दिया जाता है, वेलफेयर ऑफिसर दिया जाता है। और 1000 कर्मचारी है तो सेफ्टी ऑफिसर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, 30 पे क्रिच, 150 पे फर्स्ट एड बॉक्स यानी कि प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, 250 पे कैंटीन, 500 पे वेलफेयर या कल्याण का ऑफिसर, और 1000 पे दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, सेफ्टी ऑफिसर। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, 500, यहाँ पे कर्मचारी की संख्या दी गई है, पुरुष या महिला, और फैक्ट्री के नियम के तहत अनिवार्य प्रावधान क्या होता है। तो 500 पे दोस्तों क्या होता है हमारा, वेलफेयर यानी कल्याण कार्यालय। तो हमारा एम हो जाएगा एक। 250 या 250 से अधिक अगर कर्मचारी की संख्या है तो उसमें कैंटीन अनिवार्य हो जाती है दोस्तों। 150 पे दोस्तों में क्या होता है, फर्स्ट एड बॉक्स यानी कि प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, और 30 पे दोस्तों क्या हो जाएगा, क्रिच हो जाएगा। तो हमारा दोस्तों ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। ठीक है दोस्तों, देखते हैं हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर डी, ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। ये पूछ रहा है कि प्रतीक अवकाश यानी कि पेरेंटल लीव किस वर्ष में शुरू किया गया था। दोस्तों मैंने पहले बताया और आपको एक बार फिर बोल देता हूँ कि सन 1997 के अंदर जो है पेरेंटल लीव स्टार्ट की गई थी दोस्तों। 1997 के अंदर ये स्टार्ट हुई थी। 15 दिन की लीव मिलती है, 15 डेज की लीव मिलती है बच्चे के जन्म के 15 दिन पहले, और 6 मंथ तक ये लीव ले सकते हैं। और 2 बच्चों पे, 2 बड़े बच्चों पे ली जाती है। ठीक है दोस्तों, और ये किस सन में आई थी, ये 1997 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा हो जाएगा, नसबंदी ऑपरेशन के लिए पुरुष कर्मचारी को कितने दिन की CCL SCL। ठीक है दोस्तों, ये नसबंदी ऑपरेशन के लिए पुरुष कर्मचारी को कितने दिनों की जो है SCL बोलते दोस्तों, SCL स्पेशल कैजुअल लीव, स्पेशल कैजुअल लीव वो दी जा सकती है। दोस्तों अगर महिला कर्मचारी जो है नसबंदी कराती है अपनी, जिसको स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं, स्टेरिलाइजिंग ऑपरेशन बोलते हैं या नसबंदी ऑपरेशन बोलते हैं। अगर कोई फीमेल एम्प्लॉय है और वो नसबंदी कराती है तो दोस्तों उसको 14 डेज की लीव मिलती है। ठीक है दोस्तों, अगर कोई मेल कर्मचारी कराता है तो उसे 6 डेज की लीव मिलती है नसबंदी कराने पे। ठीक है दोस्तों, अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों ही रेलवे में है, अगर हस्बैंड ने नसबंदी कराई है तो उसको 6 डेज की लीव मिलेगी और उसकी वाइफ को उसके साथ में 1 दिन की लीव मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमें क्या पूछा है कि नसबंदी ऑपरेशन के लिए पुरुष कर्मचारी को कितने दिनों के लिए जो है SCL स्पेशल कैजुअल लीव दी जा सकती है। तो दोस्तों ऑप्शन क्या है हमारा, 10 डेज गलत हो जाएगा, 14 डेज गलत हो जाएगा, 30 डेज गलत हो जाएगा, 30 दिन गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि कितनी होती है, ये होती है 6 डेज मेल के लिए यानी पुरुष कर्मचारी के लिए। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बार में कितने वर्ष के लिए असाधारण अवकाश EOL दिया जा सकता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, इसको दोस्तों बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। तो एक बार में कितने दिन तक सेक्शन कर सकते हैं, तो दोस्तों ये 60 मंथ तक कर सकते हैं, 60 मंथ।
और 60 में बोलते दोस्तों, इसमें अगर 12 का भाग देंगे तो आ जाएगा 5, यानी कि 5 ईयर तक, एक बार में 5 साल, इससे ज़्यादा नहीं। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा सी, 5 ईयर्स। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों क्या पूछा है, मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम किस वर्ष में प्रभावी हुआ? ये प्रभावी है। मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट इज इफेक्टिव फ्रॉम ईयर। दोस्तों ये जो है हमारा आया था 2017 के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2017। मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट कब हुआ था? 2017 में हुआ था। नेक्स्ट है आरटीआई। आरटीआई की बात करें दोस्तों, यहाँ पे आरटीआई की, आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? राइट टू इन्फॉर्मेशन। दोस्तों इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये कब लागू हुआ? तो दोस्तों ये हुआ 12 अक्टूबर 2005 में ये लागू हुआ। ठीक है दोस्तों, 12 अक्टूबर 2005 में लागू हुआ। और राष्ट्रपति ने इस पर कब साइन किए थे? तो राष्ट्रपति ने इस पर साइन किए दोस्तों 15 जून 2005। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति ने इसको 15 जून 2005 पे साइन किए और 12 अक्टूबर 2005 को ये पूरे भारतवर्ष में लागू हुआ। इसमें दोस्तों 6 चैप्टर है। इसमें 6 चैप्टर है। उस 6 चैप्टर में 6 चैप्टर है और 6 चैप्टर में 31 जो है रूल्स है। ठीक है दोस्तों, और ये सेकंड अनुसूची में आता है दोस्तों। ये दूसरी अनुसूची में आता है। इसकी फीस के बारे में बात की जाए तो 10 रुपये लगते हैं आरटीआई लगाने के लिए। अगर कोई बीपीएल कार्ड होल्डर है तो उसके लिए 0 हो जाएगा, उनके लिए कोई अमाउंट नहीं है। ठीक है दोस्तों, और ये अनुच्छेद 19(1)(a 19(11)(a) 19(11)(a) इस अनुच्छेद के तहत आरटीआई को लाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो 10 रुपये इसकी फीस होती है। बीपीएल के 0 होता है। अगर आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, उसको हार्ड कॉपी में मांगना चाह रहे हैं, तो हार्ड कॉपी जो मिलेगी दोस्तों, उसके लिए आपको 2 रुपये प्रति पेज देने पड़ेंगे। 2 रुपये प्रति पेज देने पड़ेंगे। अगर आप चाह रहे हो कि नहीं मुझे सीडी और डीवीडी में चाहिए, या सीडी बार डीवीडी, तो उसके लिए दोस्तों आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, और 50 रुपये देने पड़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए अपील की, तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट अपील है वो 30 डेज में कर सकते हैं, और जो सेकंड अपील है वो 90 डेज में कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर कोई इमरजेंसी केस में इंफॉर्मेशन लेनी हो तो उसके लिए 2 दिन, 2 डेज में या 48 आवर्स में मिल जाती है। तो पहली अपील में 30 डेज, उसके बाद 90 डेज, और इमरजेंसी केस में 48 डेज। ठीक है दोस्तों, तो इससे हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, ये सब मैंने आपको समझा दिया है कि आरटीआई के बारे में क्या होता है। ठीक है दोस्तों, आरटीआई जो है हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन की फुल फॉर्म होती है। 12 अक्टूबर 2005 को ये पूरे भारतवर्ष में लागू हुआ था और राष्ट्रपति ने इस पर साइन किए थे 5 जून 2005 को किए थे। और ये हमारा जो है अनुच्छेद 19(11)(a) के तहत लागू हुआ था। इसमें दोस्तों क्या होता है कि अगर आपको आरटीआई लगानी है तो उसके लिए आपको फ़ीस देनी पड़ती है, और वो फ़ीस 10 रुपये होती है। अगर कोई बीपीएल कार्ड होल्डर है तो उसके लिए वो 0 है। इसके अलावा दोस्तों ये अनुसूची 2 के तहत लाया गया था। इसके अलावा दोस्तों इसमें क्या है कि जो अगर आप हार्ड कॉपी में
आपका इन्फॉर्मेशन मांगते हैं तो उसके लिए आपको 2 रुपये प्रति पेज देने पड़ते हैं। अगर आप CD या DVD में इन्फॉर्मेशन मांगते हैं तो उसके लिए आपको 50 रुपये पे करने पड़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर फर्स्ट अपील करते हैं तो उसके लिए समय क्या है, 30 दिन का है। सेकंड अपील के लिए 90 दिन का है। और इमरजेंसी केसों में आपको 2 दिन या 48 आवर्स में इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा था हमसे। ये तो RTA के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो जो पूछा जाता है। RTA अधिनियम के किस नियम के तहत किसी भी नागरिक को कुछ निश्चित जानकारी प्रदान करने की बाध्यता नहीं होगी जिनके प्रकटीकरण में छूट दी गई है? तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा आंसर, हो जाएगा हमारा 8, नियम 8। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा नियम 8। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है दोस्तों, आधार संख्या 12 अंकों की होती है। PAN एक अल्फान्यूमेरिक कोड होता है। PPO पेंशन भोगी को प्रदान किए जाने वाला 12 अंकों का विशेष नंबर है। प्राण NPS के तहत प्रत्येक ग्राहक को प्रदान किया जाने वाला 12 अंकों का विशेष नंबर है। दोस्तों, आधार कार्ड में 12 अंक होते हैं, सही बात है। PAN एक अल्फा न्यूमेरिक है, मतलब कि पैन कार्ड में जो नंबर होते हैं उसमें नंबर्स भी होते हैं और अल्फ़ाबेट भी होते हैं, इसलिए अल्फा न्यूमेरिक सही बात है। PPO दोस्तों जो पेंशन भोगी को दिया जाने वाला एक कार्ड होता है, और ये 12 अंकों का नहीं होता है दोस्तों, ये 14 अंकों का होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये गलत है। और प्राण NPS के तहत प्रत्येक ग्राहक को प्रदान किए जाने वाला 12 अंकों का विशेष नंबर है, सही बात है। तो यहाँ से पूछा सही नहीं है, तो कौन सही नहीं है? आंसर C सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। महापरिनिर्वाण दिवस किसकी पुण्यतिथि में मनाया जाता है? दोस्तों ये सभी को मालूम है, क्योंकि आपने भी RRB की तैयारी करी होगी, तो आपको ये सब आपने याद किया होगा कि गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। वैसे ही बाबा साहब जो हमारे भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर साहब है, तो परिवहन दिवस जो है बाबा साहब के लिए मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 82, यात्रियों या यात्राओं के लिए शिकायत दर्ज करने वाले पोर्टल से कौन सा संबंधित है? दोस्तों ये रेल मदद है, रेल मदद, ऑप्शन बी हमारा सही है इसमें। ठीक है दोस्तों, ये यात्रा के लिए शिकायत करने के लिए जो पोर्टल है वो रेल मदद है। नेक्स्ट क्या बोल रहा दोस्तों ये हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? हमें इसका मिलान करना, देखना कौन सा सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, RDS लखनऊ में, बिल्कुल सही बात है, RDS लखनऊ में। कोर न्यू दिल्ली में नहीं, गलत, कोर दिल्ली में नहीं है। नायर वडोदरा में, सही बात है। इरिसेंट जो है पुणे में, सही बात है। तो हमारा, इसने पूछा नोट करेक्ट, तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, कोर जो है वो न्यू दिल्ली में नहीं है। दोस्तों यहाँ पर RDOC के फुल फॉर्म आपको मालूम होनी चाहिए। RDOC बोल तो रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, ये लखनऊ में होता है। दूसरा कोर बोलते हो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन। C से कोर, O से ऑर्गेनाइजेशन, R से रेलवे, E से इलेक्ट्रिफिकेशन। ये दोस्तों हमारा होता है यूपी में, ये यूपी में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यूपी बोलते तो इलाहाबाद, यूपी में कहाँ? इलाहाबाद में, ये इलाहाबाद में, इलाहाबाद, या इसको बोल सकते हैं प्रयागराज, प्रयागराज। ठीक है दोस्तों, और नायर बोले तो हमारा नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे, ये वडोदरा में है। और इरिसेन बोले तो इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। I से इंडियन, R से रेलवे, E से हो जाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पूछा कौन सा करेक्ट नहीं है, तो कोर जो है दिल्ली में नहीं है, वो यूपी में है, इलाहाबाद में, प्रयागराज में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या पूछा इससे हमने
क्वेश्चन नंबर 84 निम्नलिखित में से कौन सा कार्यशाला के आधुनिकीकरण से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप? दोस्तों इसके लिए हो जाएगा हमारा कॉफमो, आंसर सी। ठीक है दोस्तों, अब कॉफमो की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि अक्सर कॉफमो की फुल फॉर्म पूछ लेता है एग्जाम में। तो कॉफमो बोले दोस्तों सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉडर्नाइजेशनल वर्कशॉप्स। ठीक है दोस्तों, ये इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप। ठीक है दोस्तों, ये जो है कॉफमो की फुल फॉर्म होती है और ये अक्सर एग्जाम पूछ जाती है, आपको याद करनी चाहिए। नेक्स्ट क्या बोला दोस्तों 85 में प्रति माह प्रति बच्चे बाल शिक्षा भत्ते की क्षतिपूर्ति राशि क्या है? ठीक है दोस्तों, इसमें क्या दिया है 2000, 3000, 2250 या इनमें से कोई। दोस्तों पहले 2250 रुपये हुआ करती थी, पर आपको मालूम है अभी 25% सब में बढ़ चुका है DA 50% होने के बाद से। तो जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ये 2250 का अगर हम 25% निकालेंगे, 25% निकालेंगे और उसको 2250 में ऐड कर देंगे, प्लस 2250 में ऐड कर देंगे, तो वो हो जाएगा हमारा दोस्तों 2812 रुपये और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये पहले का दोस्तों ये गलत है, अभी के हिसाब से 2812 रुपये प्रति माह हो जाएगा। और अगर आपको साल का निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आप ये 2812 रुपये को आप 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पूरा साल का आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 2812। द अमाउंट ऑफ रिबर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पर मंथ पर चाइल्ड इज। देखिए दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश सही दिया गया है 2812 रुपये, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कुछ क्या दोस्तों 86 निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध एम नागराज बनाम भारत संघ न्यायालय मामले से संबंधित है? यह दोस्तों क्या दिया एम नागराज और बनाम संघ न्यायालय, भारत संघ न्यायालय। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा फेमस केस है। इसके अंदर क्या है कि जो सरकारी नौकरी में SC ST प्रमोशन होता है उसके आरक्षण के संबंध में, जो SC ST होते हैं उनका जो प्रमोशन होता है उसका जो रिजर्वेशन होता है उसके संबंध में समिति ये मामला है। ठीक है दोस्तों, तो इसके ऑप्शन क्या दिए, अधिक भुगतान वसूली, भर्ती, सेवानिवृत्ति, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये इसलिए है SC ST के प्रमोशन रिजर्वेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है हमारा, कर्मचारी को 50,000 रुपये का कंप्यूटर एडवांस दिया जा सकता है। कंप्यूटर एडवांस सुविधा का लाभ उठाने के लिए न्यूनतम सेवा अवधि क्या होनी चाहिए? ठीक है दोस्तों, तो इसके दोस्तों क्या हो जाएगा 5 वर्ष। 5 वर्ष के बाद आप कंप्यूटर के लिए 50,000 रुपये ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट आंसर आपको याद ही करना पड़ेगा, कोई टेक्निक की। अब दोस्तों ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि कौन सा बेंचमार्क अपार ग्रेडिंग MSCP के लिए उपयुक्त नहीं है? दोस्तों MSCP की बात कर रहा है, ठीक है ना, अपार ग्रेडिंग पूछ रहा है MSCP के लिए। तो दोस्तों पहले तो आपको अपार की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेशल रिपोर्ट। ए से एनुअल, P से परफॉर्मेंस, S से अप्रेशल, R से रिपोर्ट। ठीक है दोस्तों, और इसके लिए जो
ग्रेडिंग है वो है वेरी गुड। इसके लिए जो ग्रेडिंग है वेरी गुड है। तो ये पूछा कौन सा उपयुक्त नहीं है, तो दोस्तों हो जाएगा अच्छा, गुड। गुड उसके लिए उपयुक्त नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे गुड उसके लिए सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कि ये नेक्स्ट दोस्तों ये पूछ रहा है कि भारतीय रेलवे में 3 फरवरी 2025 को इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन के 100 साल पूरे हो गए हैं। तो पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन सेवा निम्नलिखित में से किस स्टेशन के बीच में शुरू की गई थी? तो दोस्तों ये हमारी जो शुरू की गई थी वो बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनल से कुर्ला हार्बर के बीच में शुरू की गई थी। ठीक है दोस्तों, आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टोर वाणिज्य मंजूरी के अभाव में डीसीआरजी बोलते डेट कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी का अधिकतम कितना प्रतिशत अस्थायी रूप से रोका जा सकता है? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 10%, 10%। नेक्स्ट क्या दोस्तों है? रेलवे सुरक्षा आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? दोस्तों रेल मंत्रालय में नहीं आता है, ये गृह मंत्रालय में नहीं आता है, ये सड़क परिवहन मंत्रालय में नहीं आता है, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों 92, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन रेल अवसंरचना के निर्माण में शामिल है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज इन्वॉल्विंग इन बिल्डिंग रेल इंफ्रास्ट्रक्चर? दोस्तों उसके लिए हो जाएगा आरबीएनएल। ठीक है दोस्तों, आरबीएनएल। आरडीएस तो अपना क्या रिसर्च डिज़ाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, कोर अपना इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, और आईआरसीटीसी आपको मालूम है टिकट बुक करने के लिए क्या बचा हुआ आरबीएनएल। ठीक है दोस्तों, आईआरसीटीसी टिकट के लिए हो जाएगा, कोर अपना इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए हो जाएगा, और आरडीएस हमारा हो जाएगा स्टैंडर्ड के लिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा आरबीएनएल। भारतीय मजदूर आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों इसके लिए हमारे पास हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसके लिए सी, नारायण मेघजी लोखंडे। ठीक है दोस्तों, नारायण मेघजी लोखंडे। नेक्स्ट दोस्तों 94, सूचना के लिए अनुरोध करने वाले नागरिक के अलावा कोई अन्य व्यक्ति जिसके आरटीआई अधिनियम के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण शामिल है उसे कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष, आरटीआई कार्यकर्ता, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्या है कि आरटीआई अधिनियम की निम्नलिखित में से किस धारा के तहत प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण को अपने संगठन, कार्य, कर्तव्यों आदि के सभी विवरण प्रकाशित करने होंगे? दोस्तों ये हो जाएगी धारा 4। धारा 4 के तहत ये सब विवरण प्रकाशित करने होते हैं। ठीक है दोस्तों, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आरटीआई, ये तो दोस्तों वापस हो गया। दोस्तों ये पूछ रहा है कि भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो दोस्तों ये ओल्ड पेपर है तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा श्री हीरालाल सामरिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन कि आरटीआई प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ दोस्तों पूछ रहा है सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक को पूर्ण व्यक्तिगत विवरण देना पड़ता है। दोस्तों नहीं, गलत बात है, ऐसा नहीं होता है कि जो भी आरटीआई लगाता है उसको अपनी जानकारी नहीं देनी पड़ती है, जस्ट वो आरटीआई लगाता है तो कोई सूचना नहीं देनी पड़ती है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है हमारा 98,
सेवा की सामान्य शर्तों के संबंधित अध्याय निम्नलिखित में से किस कोड या मैनुअल में सेवा की सामान्य शर्तों के संबंध में संबंधित अध्याय किस कोड या मैनुअल में। दोस्तों मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि IREC में जो पहला ही चैप्टर होता है वो होता है जनरल का। ठीक है दोस्तों, जनरल रूल होते हैं, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। उसमें बहुत सारे रूल बताए थे मैंने आपको, 5 लीव के लिए होता है। तो ये किस हो जाएगा दोस्तों, IREC 1 में। IREC 1 मतलब इंडियन रेलवे स्पेसिफिक कोड वॉल्यूम 1। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 99 भर्ती परीक्षण आदि के संबंध में अध्याय निम्नलिखित में से किस कोड या मैनुअल में। दोस्तों ये हमारा होता है भर्ती की बात कर रहे हैं तो ये हमारा होता है मैनुअल में, इंडियन रेलवे स्पेसिफिक मैनुअल 1 वॉल्यूम 1। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर सी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्या पूछा है कि निम्नलिखित का मिलान करें और सही विकल्प चुनें। तो दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, इसको पूरे से अच्छे से एक्सप्लेन किया था, अभी फिर मैं बता देता हूँ। देखिए, जो स्टेशन मास्टर होता है उसका होता है A2। ठीक है दोस्तों, जो ट्रेन क्लर्क होता है उसका होता है A3। जो वाणिज्य क्लर्क होता है उसका होता है B2, और जो जूनियर क्लर्क होता है उसका होता है C2। ठीक है दोस्तों, SWI इसका होता है C1, ALP LP A1। ठीक है दोस्तों, ये सब आपको मालूम होनी चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें दोस्तों, MA1 तो यहाँ दे रखा है। इसके अलावा B में 3 तो B में 3 तो ये दोस्तों हमारा आंसर होगा C। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए हमने 100 क्वेश्चन कर लिए हैं, और आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में इसके जो राजभाषा के क्वेश्चन है उसको करेंगे। आज के लिए हम इतना ही करते हैं क्योंकि हमारा वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।